अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। थोड़ा वीडियो में डिले हुआ लेक्चर रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कुछ छुट्टियां थी। उस वजह से अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। इससे मैंने ये बारहा आपको बताया है कि किसी भी टॉपिक को बजाय जब हम लिखते हैं तो उसकी डेफिनेशन की तरफ जाने की बजाय उसका थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ जाए। डेफिनेशन लिखा ना करें, डेफिनेशन याद नहीं करनी, डेफिनेशन जो है वो सीखा करें। इसमें कुछ सबसे पहली बात जो वेपर प्रेशर है, इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये किस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। ये किस सिस्टम में वेपर प्रेशर जो है वो डेवलप हो सकता है। जैसे हमने एवेपोरेशन, इससे प्रीवियस लेक्चर की बात की थी एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन ओपन सिस्टम में होता है। ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें मैटर का भी एक्सचेंज होता है और हीट का भी एक्सचेंज होता है। ये किस सिस्टम में वेपर प्रेशर जो है ये हम एक्सर्ट कर सकते हैं, वो है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या है, इसकी नेचर के अंदर कोई एग्जाम्पल मौजूद है या हम खुद डेवलप करते हैं? स्टूडेंट, बिल्कुल मौजूद है। इसमें पहली बात तो आप ये सिस्टम समझें कि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, जबकि हीट का जो एक्सचेंज होता है। इसमें अगर हम बात करें मैटर की, वो नो एक्सचेंज, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा। और हीट का जो एक्सचेंज है, हीट का जो चेंज होना है वो एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, हमारी डेली लाइफ के अंदर इसकी जो एग्जाम्पल है वो एग है। आप लोगों को पता है कि बॉयल्ड एग, जब हम एग को बॉयल करते हैं तो वो जहरी बात है, किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसको हीट देते हैं। हीट होने की वजह से उस एग में हीट का तो चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है या वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। लेकिन उसमें टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो चेंज नहीं होती, वो जस्ट अपनी जितना पहले मौजूद होता है उतना ही बाद में मौजूद होता है। तो अब इसमें हम देखें तो मैटर तो चेंज नहीं हुआ, जितना अंडे के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर थी वो बॉयल होने से पहले थी उतने ही बॉयल होने के बाद होगी। लेकिन फ़र्क कितना आएगा, तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में थी तो बाद में किस स्टेट में चली जाती है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम मैटर को चेंज करते। मैटर, बॉयल्ड एग की बात कर रहा हूँ, वो बॉयल्ड एग में मैटर उसी तरह रहता है, लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है। उसी हीट के एक्सचेंज होने की वजह से वो जो एग है बॉयल्ड हो जाता है। ये क्लोज्ड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज ना हो, हीट का एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। और वेपर प्रेशर किस सिस्टम में होगा या किस सिस्टम में एक्सर्ट करेगा, वो है क्लोज्ड सिस्टम। अब हम आते हैं, अभी तक मैंने डेफिनेशन की बात नहीं की, डेफिनेशन बाद में आपने लिखनी है। मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने ऊपर से क्लोज कर दिया, यानी जिसको हम आप सादा लफ्ज़ों में बोलते हैं ढक्कन दे दिया। इसके अंदर ये लिक्विड है, कोई भी मेरे पास ये लिक्विड पड़ा है, लिक्विड है। अब जब इसको, इस केस में हमने इसको देखेंगे क्या होगा कि इससे वेपर्स बनेंगे। ये ऊपर इससे वेपर्स बन रहे हैं, यानी ये यहाँ से ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में वेपर्स कम होंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन वो ज़्यादा होगा, यानी लिक्विड का गैस में चेंज होना जो होगा ये ज़्यादा होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, ऊपर वाली ये वाली जो सरफेस है
लिक्विड के ऊपर, ये वेपर से सैचुरेट होना शुरू हो जाएगी, यानी ज़्यादा वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जब वेपर ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर उसी के साथ ये वेपर्स क्या होंगे, दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो किसी वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना है, द चेंज ऑफ द वेपर्स इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। अब होगा क्या, दोनों प्रोसेस हो रही हैं, एवेपोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। ये एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी के साथ ये मैं भी पॉइंट बता देता हूं, एवेपोरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। और ये कंडेंसेशन क्या है, चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। अब इस सारे केस में हमने टेम्परेचर को क्या कर रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ मैं आता हूं। आप लोगों को पता है कि जब हम एक लिक्विड, ये मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर में पड़ा है, मैंने पहले बात कर दिया, ये सिस्टम हमने क्लोज रखा, क्लोज्ड कंटेनर में है, हमने एक स्पेसिफिक इसको वो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो उसको हमने कांस्टेंट रखना है। वो 20 डिग्री सेल्सियस हम रख सकते हैं, वो 50 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उस टेम्परेचर को मैं लिख देता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, जब ये हमने देना है तो क्या होगा, ये लिक्विड चेंज होगा पहले किस में, वेपर्स में। यानी शुरू में रेट, इनिशियल पॉइंट पे रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। थोड़ी देर बाद ये होगा कि ये पूरा जो ऊपर लिक्विड के ऊपर सरफेस है, जो ऊपर सिस्टम तो क्लोज है, बाहर तो मैटर ने जाना नहीं है, यानी वेपर्स ने बाहर तो जाना नहीं है, ये ऊपर सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा टाइम आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ऊपर वेपर्स सैचुरेट हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी दोबारा वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस वक्त हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। हमने पहले की बात नहीं करनी, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा स्टूडेंट, उस इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, वेसल्स के अंदर, हमने ये देखना है कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये जो वेपर्स है ये क्या करेंगे, ये वेपर्स जाके स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यदि वॉल्स ऑफ कंटेनर, इस कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे और ये जो लिक्विड पड़ा है इसकी सरफेस पे भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये मत कंसीडर कीजिएगा डेफिनेशन को समझते हुए कि किसी भी पॉइंट पे नहीं, उस वक्त बेशक जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, उस वक्त तक वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। हमने उस पॉइंट को कहना है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद, वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किसके बीच में हो रहा है, ये लिक्विड
और उसी लिक्विड के वेपर्स के बीच में जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो वेपर्स उस लिक्विड के इस सरफेस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर या लिक्विड सरफेस पे, उसको हम क्या नेम देते हैं? वेपर प्रेशर। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए अब आप आसानी से याद कर पाएंगे द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द। अब हम वेपर प्रेशर की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? The pressure exerted by the vapors of लिक्विड। यहां तक आपने अगर लिख दिया तो सारी बात गलत हो गई, इसको पूरी बात लिखनी। इन इक्विलिब्रियम with the liquid at given टेम्परेचर हमने क्या रखना है? कांस्टेंट। एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है वो कौन सा आता है कि इक्विलिब्रियम को हमने एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में? लिक्विड और द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड in equilibrium with that liquid is at given temperature is called vapor pressure। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस के पॉइंट की समझने के लिए अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग देखें कि ये वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट आपका समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। वेपर प्रेशर यहां मैं लिख रहा हूं नॉट डिपेंड्स। ये किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता? तो ये तीन बातें याद रखिएगा। नंबर 1, अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, बेशक अमाउंट कम हो बेशक ज्यादा हो, वेपर प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, सरफेस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, साइज ऑफ कंटेनर, इस पे डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे क्यों डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट, देखने वाली बात यह है कि हमारा सिस्टम क्या है? क्लोज्ड है। ये बेस मैंने आपको पहले बता दी है, क्लोज्ड है। अब मिकदार कम होगी या ज़्यादा होगी, उसने सेम प्रेशर एक्सर्ट करना है। सरफेस एरिया पे क्यों नहीं डिपेंड करता? रीज़न क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मेरे भाई, समझने वाली बात यह है कि सिस्टम हमारा क्लोज्ड है, हम क्लोज्ड वेसल के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो प्रोसेस ज़्यादा होगा। हम इक्विलिब्रियम ये वेपर प्रेशर उस वक्त मेजर करते हैं जब रेट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, मीन दैट उनके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है इनके साथ सरफेस एरिया, तो कंडेंसेशन भी तो ज़्यादा होगी। दोनों प्रोसेस से सेम चलेंगे, तो इसलिए ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा और साइज ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अगली बात की तरफ आते हैं कि इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है। डिपेंडेंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, उसमें नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है, आप इसको रिलेट किया करें फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट की तरफ मैं लेके आ रहा हूं इसी के साथ, इसको अच्छा इस केस में हमने क्या रखना है, मैं चलो पहले यही बता देता हूं। वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इट्स का मतलब क्या है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, दूसरी तरफ मैं ले लेता हूं इथाइल अल्कोहल, तीसरा मैं ले लेता हूं वाटर। अब हमारे पास इन तीनों में से अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके अंदर वीक है, इसके बाद इससे इसमें ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी बात करें तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इनमें अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें कि वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ज़ाहिर बात है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक है। इससे फिर इसकी तरफ जाएं तो इसका अगर मैं फार्मूला लिखूं C2H5OH, तो पर मॉलिक्यूल इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो एक बनता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक थी, और इसकी बात करें तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग थी। इससे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो उसका वेपर प्रेशर कम है, और इससे भी वेपर प्रेशर कम होगा वाटर का। क्यों? इसके अंदर पर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो 2 बनते हैं। तो इस केस में अगर हम ये बात करें तो इसमें इतनी बात आपने याद रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का साथ वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर प्रेशर क्या है, वो हाई होगा। मेरे पास 3 एग्जांपल मैंने लिखी, इसमें डाईइथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, वाटर है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर की हैं तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। और उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, उसमें पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनते हैं, इसमें पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड 1 बनता है, तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसकी बजाय वीक है, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर इसका होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इससे भी वीक हैं, तो इसके अंदर इसका वेपर प्रेशर इससे भी ज़्यादा होगा। अगला दूसरा पॉइंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इसके फैक्टर्स जो डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर का। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा, और जितना टेम्परेचर लो होगा उतना वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगी, उसकी वजह से जो वेपर्स हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, और रेट ऑफ एवेपोरेशन के बढ़ने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये आपकी बुक में भी ये चीज़ गिवन है, आप लोग उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास वाटर का एक टेबल मौजूद है स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं वाटर की बात करूँ, H2O 10 डिग्री सेल्सियस पे मैं अगर वाटर की बात करूं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है स्टूडेंट, वो 9.2 है।
9.2 है। और इसी को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो 76 इसका वेपर प्रेशर हो जाता है mmHg। तो जहरी बात है, देखो जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसके साथ वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये था सेकंड फैक्टर ऑफ दैट जो वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले जो पॉइंट हैं, अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया और साइज ऑफ कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। ये आप एमसीक्यू के लिए लिख लें और ये आपका एमडी कैट के लिए भी ये पॉइंट लिख लें। या आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये अमाउंट ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड वेपर प्रेशर जो है वो नहीं करता। और अगली बात, वेपर प्रेशर हम किस सिस्टम के अंदर एग्जर्ट करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या होता है और इसकी एग्जांपल का आपको पता होना ज़रूरी है। दैट्स ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।